Hey everybody, welcome back to my channel Limitless Learning. So our today's topic is discharge of contract. Let's begin, but before that don't forget to like, share and subscribe to my channel and do hit the bell icon for more videos. So discharge of contract का meaning क्या होता है? When an agreement which was binding on the party ceases to bind them. जब हम एक कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, एक अग्रीमेंट फॉर्म करते हैं, तो दोनों पार्टीज जो होती हैं उसके अंदर वो किसी प्रॉमिस के द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं. उन्हें वो प्रॉमिस फुलफिल करना होता है, वो ऑब्लिगेशंस फुलफिल करनी होती हैं, जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट उनको आपस में बांध देता है. तो ये कह रहा है कि विच सीजेस टू बाइंड देम, मतलब अब जो उनकी ये बाउंडेशन है वो खत्म हो जाती है, सीज हो जाती है, खत्म हो जाती है. द कॉन्ट्रैक्ट इज सेट टू बी डिस्चार्ज, मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो है छूट जाता है, उन्हें उस कॉन्ट्रैक्ट से छुट्टी मिल जाती है. ठीक है. अब कॉन्ट्रैक्ट में भी डिस्चार्ज इन फॉलोइंग वेज. अब किन किन तरीके से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो सकता है? ठीक है. फर्स्ट इज बाय परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, बाय अग्रीमेंट एंड नोवेशन, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. ये हम एक एक करके पढ़ेंगे. इन अदर वर्ड्स ये मैंने एक जनरल लैंग्वेज लिखी है कि जब कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन जो है बिटवीन द पार्टीज वो टर्मिनेट हो जाता है दोनों पार्टीज के बीच में, और दोनों के पास ना कोई राइट्स इन्फोर्स कर सकते हैं वो, ना ही कोई ऑब्लिगेशंस होती हैं, ये दोनों चीज़ें खत्म हो जाती हैं, कम्स टू एन एंड, तब हम कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है. तो फर्स्ट है, हमने पढ़ा था डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस से हम यहाँ पे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि परफॉर्म करने से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है. परफॉर्म क्या करेंगे? आपस में जो उन्होंने प्रॉमिस किया था कॉन्ट्रैक्ट के अंडर, जो उनको ऑब्लिगेशन फुलफिल करना था, उसकी परफॉर्मेंस करने से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है. अब और कुछ बचा नहीं ना, परफॉर्म कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया. पढ़ते हैं. इन सच अ केस कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज एज सुन एज द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैव परफॉर्म्ड देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस. ऑब्लिगेशंस और प्रॉमिसेस जो उनके आपस में थे, उन्होंने जब वो कर दिए और अब पीछे कुछ नहीं बचा, ना ही कोई ऑब्लिगेशन बची है और ना ही, अब कोई ऑब्लिगेशन नहीं बची तो राइट भी क्या इन्फोर्स करोगे आप? राइट तो हम तभी इन्फोर्स करते हैं जब दूसरी पार्टी डिफॉल्ट करती है. अब दोनों ने अपने अपना पार्ट प्ले कर दिया, अपनी अपनी परफॉर्मेंसेस कर दी, तो ना ही कोई ऑब्लिगेशन बचा, ना ही कोई राइट है टू इन्फोर्स. तो यहाँ पे कोई डिस्प्यूट के चांसेस भी नहीं होते और कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही अच्छी तरीके से खत्म हो जाता है, डिस्चार्जेस. एग्जाम्पल मैंने लिया है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ अ प्रॉपर्टी. अब आपको एक प्रॉपर्टी खरीदनी है और दूसरे ब्रोकर को प्रॉपर्टी बेचनी है, या आप डायरेक्ट डीलिंग करते हो, तो वहाँ पे जैसे ही आप पेमेंट करते हो उस प्रॉपर्टी के लिए और वो वहाँ से आपको उस प्रॉपर्टी के पेपर्स जो हैं, ओनरशिप और पोजेशन दोनों मिलते हैं, वैसे ही दोनों पार्टीज के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था सेल ऑफ प्रॉपर्टी का, वो खत्म हो जाता है, क्योंकि आपने उसके, आपको क्या करना था, आपको पेमेंट करने थे और जो जो रिक्वायरमेंट्स थे वो फुलफिल करने थे. तो दूसरी पार्टी को क्या करना था, वो प्रॉपर्टी आपके नाम पे करनी थी. तो जब दोनों ने ये काम कर दिया तो अब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, अब आपके पास उसकी ओनरशिप आ गई और जो उसको पैसे चाहिए थे वो उसने पैसे ले लिए. ठीक है. नेक्स्ट इज डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अब ब्रीच का क्या मतलब है? पहले यहाँ देखते हैं कि जब एक पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट में है फेल्स टू परफॉर्म हिज ड्यूटी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट. अब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमने डिस्कस किया है कि कोई प्रॉमिस करना, फुलफिल करना होता है, या कुछ एक्ट है जो परफॉर्म करना है, लेकिन ही फेल्स टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, वो नहीं कर पाता, या फिर ऐसा कुछ एक्ट हो जाता है जिसकी वजह से वो परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस बिकम्स इम्पॉसिबल, उसकी परफॉर्मेंस हो नहीं सकती है किसी ऐसे एक्शन सिचुएशन की वजह से, या फिर वो रिफ्यूज़ कर देता है अपने प्रॉमिस को या अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए, तब हम कहते हैं कि उसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसने कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को तोड़ा है, उसे हम बोलते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अब ब्रीच हमारा दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट इज एक्चुअल ब्रीच एंड सेकेंड इज एंटीसिपेटरी ब्रीच. एक्चुअल ब्रीच क्या होता है? जब आप ड्यू डेट पर परफॉर्मेंस, जब आपको करना है, जिस डेट पे आपको परफॉर्मेंस करना है, उस डेट पे आप परफॉर्मेंस करने से मना करते हो, उसको हम बोलते हैं एक्चुअल ब्रीच. नॉन परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस ऑन द ड्यू डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसको हम बोलते हैं एक्चुअल ब्रीच. मैंने जैसे लिखा है यहाँ पे एग्जाम्पल, डिलीवरी ऑफ गुड्स. आपको गुड्स की डिलीवरी देनी थी 2 सितंबर 2019 को. ठीक है. लेकिन आप 2 सितंबर 2019 को फ़ोन कर बोल रहे हो जिसको आपको गुड्स को डिलीवर करना था कि मैं आज गुड्स डिलीवर नहीं कर पाऊंगा. आपका कोई भी रीज़न हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप इंटेंशनली कर रहे हो, किसी और कारणवश भी आप इस तरह से एक्शन ले सकते हो, तो इसको हम बोलेंगे एक्चुअल ब्रीच. अब एंटीसिपेटरी ब्रीच क्या होता है?
एक ब्रीच को हम एंटिसिपेटरी ब्रीच तब कहते हैं जब पार्टी रिफ्यूजेस टू परफॉर्म बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब 2 तारीख को उसको डिलीवर करने थे गुड्स, उसने हमें 30 तारीख को बताया, 30 अगस्त को हमें बता दिया कि मैं इस दिन गुड्स डिलीवर नहीं कर पाऊंगा, तो या तो आप पहले डिलीवरी ले लो या बाद में डिलीवरी ले लो। अगर वो नॉन इंटेंशनल है तो इसको हम बोलते हैं एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि जिस दिन हमने तय किया था उस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, अब उसमें ऑल्टरेशंस आ रही हैं, तो इसलिए वो जो कॉन्ट्रैक्ट है ना वो पहले वाला वो खत्म हो जाता है, इसलिए हम इसको एंटिसिपेटरी ब्रीच और एक्चुअल ब्रीच के टर्म में कंसिडर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। इफ परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज इम्पॉसिबल द सेम इज वॉइड। हमने पढ़ा है, जब हमने फर्स्ट क्लास ली थी तो मैंने पढ़ाया था कि एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जब भी आपको कोई प्रॉमिस करना है, जब भी कोई आपको एक्ट करना है, उसकी पॉसिबिलिटी होनी चाहिए परफॉर्म करने की। ये हमने सेक्शन 56 में पढ़ा था। तो अगर वो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब अगर वो इम्पॉसिबल है उसकी परफॉर्मेंस, तो वो सेक्शन 56 के अंदर लाई करके ये बोलता है कि वो वॉइड हो जाता है। ठीक है, तो इम्पॉसिबिलिटी हमारी 2 तरह से होती है, एक होती है इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी और एक होती है सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी क्या कहता है? इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी एक ऐसी सिचुएशन है वेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द एक्ट इज इम्पॉसिबल। उसकी जो परफॉर्मेंस है ना, मतलब वो पहले से ही इम्पॉसिबल है, आपको इस बात की नॉलेज भी है दोनों पार्टीज को कि ये इम्पॉसिबल है, फिर भी वो आपस में अग्रीमेंट करते हैं, तो वो वॉइड होता है। मैंने इसको अपनी टर्म दी यूनिवर्सल इम्पॉसिबिलिटी। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि ए ने अग्री किया बी के साथ कि वो यहाँ से ज़मीन खोद कर सोना निकालेगा या मैजिक करेगा, कुछ इस तरह से मैजिक से वो ट्रेजर सोना उगलेगा या कोई दिखाएगा आपको जादू ऐसा। तो ये एक यूनिवर्सल इम्पॉसिबिलिटी, क्योंकि मैजिक इज नॉट रियल, वो आपको सिर्फ दिखाया जाता है, वो आपके दिमाग से खेला जाता है, बट इट इज़ नॉट रियल। तो यहाँ पे ये मैंने इसको यूनिवर्सल इम्पॉसिबिलिटी की टर्म दी है कि जो चीज़ हो ही नहीं सकती आप उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वो इम्पॉसिबल है। ठीक है, और लीगल इम्पॉसिबिलिटी, और एक टर्म होती है लीगल इम्पॉसिबिलिटी। जैसे ए कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो शादी करेगा बी से, लेकिन बी ऑलरेडी मैरिड है, तो वो उससे शादी कैसे कर सकता है? ये लीगली, ये अनलॉफुल है, ये लीगली राइट नहीं है, क्योंकि 2 शादी अलाउड नहीं है, वो पॉलीगैमी का केस हो जाता है, वो पॉलीगैमी के अंडर, और पॉलीगैमी इज अ क्राइम। ठीक है, तो ये हो गया इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी का केस। सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी क्या होता है? जो आगे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के होने के बाद, सब्सिक्वेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट के होने के बाद जो इम्पॉसिबिलिटी अराइज हो जाती है उसको हम बोलते हैं सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। कि जैसे इट इज़ अ सिचुएशन वेयर द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स इम्पॉसिबल और अनलॉफुल ड्यू टू एनी इवेंट सब्सिक्वेंट टू द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जैसे आपने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने एग्जाम्पल लिए वॉर डिक्लेयर्ड, आपने किसी और कंट्री के साथ किसी चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट किया, आपको डिलीवर करना है, कुछ आपने डिलीवर करना है दूसरी कंट्रीज़ में, लेकिन अचानक से जिस कंट्री के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट में आए थे उस कंट्री के साथ वॉर डिक्लेयर हो गया है, तो आप उस केस में अपनी गुड्स को यहाँ वहाँ एक्सपोर्ट नहीं कर सकते उस कंट्री में, वो अनलॉफुल होगा, और इसलिए इसको हम कंसिडर करते हैं सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी के केस में, और इसलिए यहाँ पे इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है ड्यू टू दिस इम्पॉसिबिलिटीज, चाहे वो इनिशियल हो चाहे वो सब्सिक्वेंट हो। या फिर गवर्नमेंट क्या कहता है, किसी प्रोडक्ट के ऊपर बैन लगा देते हैं, अचानक से गवर्नमेंट ने पॉली बैग्स पे बैन लगा दिया। ठीक है, तो अब ऑलरेडी फैक्ट्रीज में पॉलीथीन्स बन रही थी, उनके कॉन्ट्रैक्ट भी होंगे यहाँ पर डिलीवर करने के, किसी तरह, किसी मैन्युफैक्चरर को, किसी होलसेलर को, किसी रिटेलर को। तो उस केस में अचानक से बैन लग जाने पे किसी पर्टिकुलर सिटी या स्टेट में, वो इम्पॉसिबिलिटी के अंदर आ जाता है और आप उस कॉन्ट्रैक्ट को फर्दर नहीं कैरी ऑन कर सकते। अगर आप करते हो तो वो वैसे अनलॉफुल होता है। ठीक है, तो इसलिए इन किन केसेस में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी, अब उसकी परफॉर्म करने की जो पॉसिबिलिटी है वो खत्म हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट इज डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट। आपसी समझ से आपने कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज किया, इसके कुछ कुछ केसेस हैं। कैसे? फर्स्ट इज नोवेशन विच इज़ अंडर 62। नोवेशन का मतलब होता है कि जब आप एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को सब्स्टिट्यूट कर देते हो एक नए कॉन्ट्रैक्ट से, उसको हम बोलते हैं नोवेशन। अब नोवेशन क्या करता है, जब आप सब्स्टिट्यूट कर देते हो पुराने कॉन्ट्रैक्ट को नए कॉन्ट्रैक्ट से, तो जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट है ना वो डिस्चार्ज हो जाता है, इट विच डिस्चार्जेस द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, और इसकी प्लेस में नया कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है जिसमें नई ऑब्लिगेशंस हैं,
जो पार्टीज को बाइंड करती है अंडर न्यू कॉन्ट्रैक्ट। अब ये किस किस तरीके से हो सकता है? इसमें दो तरीके से हो सकता है ये। फर्स्ट, बाय चेंज इन टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड बाय चेंज इन द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। बाय चेंज इन टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को हम ऑल्ट्रेशन भी बोलते हैं, कि जो टर्म्स हैं कॉन्ट्रैक्ट की उनको चेंज कर देना। जैसे सपोज आपने कॉन्ट्रैक्ट में आए थे कि आपको डिलीवरी करनी है गुड्स की, ए ने डिलीवरी करनी है गुड्स की बी को। अब बी ने कहा कि पहले तो ये था कि आपको 100 बेल्स ऑफ कॉटन जो है वो डिलीवर करना है बी को। अब बी ने आप बोला कि थोड़े दिनों बाद बी ने बोला कि नहीं, एक काम करते हैं, आप मुझे 5 इंस्टॉलमेंट्स में गुड्स की डिलीवरी करो। तो यहाँ पे जो क्या है, उसने एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को ऑल्टर करने का कोशिश किया, तो इसलिए यहाँ पे नोवेशन आ जाता है, और जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें वो एक साथ डिलीवरी की बात कर रहे थे वो खत्म हो जाता है, और उसकी जगह पे नया कॉन्ट्रैक्ट। इसमें पार्टी सेम है, ए और बी के बीच में ही है कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन एक 100 बेल्स ऑफ कॉटन को एक साथ डिलीवरी करने की जगह अब उसको हम 5-5 टुकड़ों में डिलीवर करेगा वो। तो इसलिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स चेंज हो गई हैं, इसलिए पुराना वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। सेकेंड आता है बाय चेंज इन पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, कि पहले ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, अब बी और सी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, तो पार्टीज चेंज हो गई हैं, तब भी वो पुराना वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पार्टीज जो थी कॉन्ट्रैक्ट की उन दोनों के बीच में नहीं है ना, अब नई पार्टीज चाहिए, नई पार्टीज आ गई हैं, तो उन दोनों के बीच में एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, तो पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है डिस्चार्ज हो जाएगा। जैसे कि ए ओज मनी 50,000 टू बी, ठीक है, अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। अब आप ए बी और सी के बीच में बातचीत हुई, तो उन्होंने बोला कि जो बी है वो जो बी को 50,000 रुपये ए को देने हैं, अब वो सी देगा इंस्टेड ऑफ ए। तो अब बी की जो बुक्स में ए का जो डेट था वो खत्म हो जाएगा, और अब ए की जगह सी का नाम लिखेगा वो, क्योंकि अब ए की जगह सी उसको 50,000 देने वाला है। तो अब यहाँ पे नई पार्टीज कौन सी हो गई? बी और सी हो गई, और ए पार्टी खत्म हो चुकी है। जो ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म हो गया, और नया कॉन्ट्रैक्ट आया बी और सी के बीच में, चाहे वो ए के लिए कर रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन नया कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ है। तो जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट था ए और बी के बीच में वो खत्म हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट इज रेसिशन। इसका मतलब होता है कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय एनी पार्टी या फिर ऑल द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट। कैंसिल कर देना कॉन्ट्रैक्ट को, तो भी वो एक तरह से डिस्चार्ज ही हो गया ना कॉन्ट्रैक्ट, पर उन्होंने आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से किया है ये। जैसे Z promises V to sell and deliver 100 bales of cotton on 1st October at his godown, and V ने प्रॉमिस किया कि वो 1 नवंबर को इसकी पेमेंट करेगा। Z ने सप्लाई नहीं किया गुड्स को, तो V के पास राइट है कि वो रिसाइन कर सकता है इस कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है। ये रिसाइन करना कॉन्ट्रैक्ट को, क्योंकि उसने डिलीवरी नहीं की गुड्स की, तो ये कैंसिलेशन हो गया कॉन्ट्रैक्ट का। अब उसने उस दिन डिलीवरी नहीं की, तय दिन पे उसने डिलीवरी नहीं की, तो कॉन्ट्रैक्ट अगर वो अगली बार करना चाहता है ना अब डिलीवरी, तो नया कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होगा, क्योंकि डेट जो डिसाइड हुई थी वो 1 अक्टूबर डिसाइड हुई थी परफॉर्मेंस की। अब अगर उसको बाद में करना है तो वो एक नया कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होगा, जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं रेमिशन। रेमिशन मतलब होता है एक्सेप्टिंग अ लेसर कंसिडरेशन दैन अग्रीड इन द कॉन्ट्रैक्ट। इसको हम आम भाषा में कहेंगे समझौता कर लेना। हमने दो पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन अब किसी वजह से, किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से वो बस समझौता कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट को उन्हें पूरा करना है। अब कैसे कॉन्ट्रैक्ट को वो पूरा कर रहे हैं वो हम देखते हैं। जैसे क्या करा, डिस्पेंस विद होल और पार्ट द परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस मेड टू हिम। जैसे उसको 50,000 रुपये देने थे, अब फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में ए को 50,000 रुपये देने थे बी को, अब फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में वो 40,000 रुपीज़ देना चाहता है, तो लेसर कंसिडरेशन हो गई ना कि चलो ठीक है, आप मुझे अब जैसे तैसे इतना टाइम हो गया है, आप मुझे 40,000 रुपये दो और ख़त्म करो इस कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है। या फिर वो क्या कर सकता है, एक्सटेंड कर सकता है टाइम फॉर परफॉर्मेंस। हमने लास्ट क्लासेस में जो वीडियो पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था कि विद इन टाइम इज एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड टाइम इज नॉट एन एसेंस। तो उसमें क्या कर सकता है, हमने एक रेमेडी ये भी पढ़ी थी कि आप टाइम को एक्सटेंड कर सकते हो, तो प्रॉमिसी के पास ये राइट है कि वो टाइम को एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है। एक्सेप्ट अ लेसर सम, ये वही वाली बात हो गई कि डेट में आप थोड़ा कम अमाउंट एक्सेप्ट कर लो, या फिर एक्सेप्ट एनी अदर कंसिडरेशन दैन एग्रीड इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये वही है कि आप समझौता करके कॉन्ट्रैक्ट को बस डिस्चार्ज कर देते हो, अपनी अपनी ऑब्लिगेशंस फुलफिल कर देते हो, तो उसने जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो जाता है थ्रू रेमिशन। ये है अंडर सेक्शन 63। नेक्स्ट इज डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ।
कि लॉ की वजह से कॉन्ट्रैक्ट कैसे डिस्चार्ज हो सकता है। तो अगर किसी पार्टी की डेथ हो जाती है या कोई पार्टी इनसॉल्वेंट हो जाती है तो उस केस में भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। ये इसका भी हिंट हमने पहले लिया हुआ है पहले वीडियोस में, जैसे कि जहाँ पे पर्सनल स्किल और एबिलिटी की ज़रूरत होती है या नॉलेज ऑफ द डिसीज पार्टी वन डिस्चार्ज ऑटोमेटिकली, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जा सकते हैं। जैसे कि पेंटिंग की हमने बात करी थी कि अगर बी ने ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि ए उसका पोर्ट्रेट पेंट करेगा और ए की बिफोर परफॉर्मेंस, बिफोर उसकी पोर्ट्रेट ड्रॉ करने से पहले उसकी डेथ हो जाती है, तो अब उसकी जगह उसको कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव ये काम नहीं कर सकता। पेंटिंग इज अ स्किल, उसकी पर्सनल स्किल है, तो इसलिए वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, ए प्रॉमिस टू परफॉर्म अ डांस इन बीज थिएटर, अब ए की डेथ हो जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ पे भी डांस की बात है तो वो भी एक पर्सनल स्किल है, एबिलिटी है, तो यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है ड्यू टू डेथ ऑफ द पर्सन। इंसॉल्वेंट, अगर कोई पर्सन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, किसी को क्लीन चिट मिल गई है कोर्ट से एंड वो इंसॉल्वेंट है, उसके पास कुछ नहीं बचा, कंगाल हो चुका है, तो उस केस में भी ही इज डिस्चार्ज फ्रॉम ऑल हिज लाइबिलिटीज, जितनी भी उसकी लाइबिलिटी है वो उससे डिस्चार्ज, उसको छुट्टी मिल जाती है अप टू द डेट ऑफ इंसॉल्वेंसी। ठीक है, जैसे ए कॉन्ट्रैक्ट टू सेल 100 बैग्स ऑफ शुगर टू बी, ड्यू टू हेवी लॉस उसको बहुत भारी नुकसान हो गया, उसकी फैक्ट्री में आग लग गई, तो ए अप्लाइज फॉर इंसॉल्वेंसी एंड इज एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट बाय द कोर्ट, तो इस केस में कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज, जितनी भी उसकी लायबिलिटीज हैं वो खत्म हो जाएंगी क्योंकि वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो चुका है बाय कोर्ट। ठीक है, that's all for today. I hope you like my video and do like, share and subscribe to my channel. Thank you and bye bye.